रहमान रहीम। आज की बात में आज हमारा टॉपिक है, हमारे मोटिवेशन में आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जो है यादगार है या दुनिया में बहुत नामवर एक वाक़या हुआ था, वो वियतनाम वार का हुआ था। तो एक स्लोगन आपने सुना होगा कि एशिया सुर्ख़ है, तो वियतनाम एशिया में आता है, इसी स्लोगन से निकला था। तो पूरी एशिया सुर्ख़ हो गई थी। तो उसके लिए एक किताब है मुस्तसन तारड़ साहब की कि वियतनाम तेरे नाम, उनका सफ़रनामा है। उसके अलावा एक दूसरी किताब है फ्रांसिस फिट्ज़जेराल्ड, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फ़ीमेल हैं। तो उनकी है फायर इन द लेक, लेक नदी में फ़ायर। तो उसकी एक पिक्चर से ली गया टाइटल उनका। तो 1973 में उन्होंने वो किताब लिखी है, फ़ीमेल जर्नलिस्ट ने, उसे अवार्ड भी मिला है और उस साल की बेहतरीन किताब न्यूयॉर्क टाइम ने मानी है। तो उससे कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। वियतनाम वार का थोड़ा-सा मैं बता दूं कि 1955 से लेकर 1975 तक ये वार चली है। 19 साल और कुछ माह वियतनामियों ने अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी है। तो उसके लिए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी दुनिया में मुतारिफ़ हुई थी, कारपेट बॉम्बिंग। तो उसके लिए तारड़ साहब लिखते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग का मतलब ये था कि अमेरिकन तैयारे पूरी एक रो कतार के साथ चलते थे, B-52, और वो एक तैयारा जब मुकम्मल तौर पर बमबारी कर चुका होता था तो उसके फिर सीक्वेंस से दूसरा बमबार तैयारा फायरिंग करता था। यानी पूरी कारपेट की तरह कालीन बिछ जाता था बमबारी से। जंगल हो, बयाबान हो, शहर हो, कुछ भी हो, कस्बा हो, तो पूरी बॉम्बिंग के साथ वो फायरिंग चलती थी। तो दुनिया में एक नई टर्मिनोलॉजी आई कि कॉरपेट बॉम्बिंग, कोई भी ज़मीन का खित्ता ऐसा न बचे जहां बमबारी न हो। अब वियतनामियों की हिम्मत देखें कि उन्होंने क्या किया। जब पूरा कस्बा, पूरा शहर, पूरा मुल्क जल रहा हो, हनोई उनका मेन कैपिटल था जहां कोई भी ऐसा खित्ता नहीं बचा था जहां बमबारी न हो, तो उन्होंने क्या किया कि ज़ेरे ज़मीन अपने इलाके बसाए थे और वहाँ वो ज़िंदगी बसर करते थे। एक यादगार तस्वीर थी जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को, ख्वाबदा ज़मीर को झंझोड़ दिया था। वो ये थी कि एक छोटी बच्ची थी जो कपड़ों से आरी थी। तस्वीर दिखाई गई थी कि पीछे वो दौड़ रही है आगे की तरफ, पीछे उनके कस्बे में झूंपड़ियों में आग लगी हुई है, माँ बाप बहन भाई सब जल रहे हैं और वो आगे नदी की तरफ जा रही है। और नदी में कारपेट बॉम्बिंग इतनी हुई है कि मछलियाँ जिस तरह तवे पे फ्राई होती हैं वो तड़प रही हैं और बच्ची अफसरदा पीछे देख रही है कि सब जल रहा है और आगे पूरी फायर जो है नदी को जला रही है। इसी पे फ्रांसिस फिट्ज़जेराल्ड ने किताब का नाम दिया था फायर इन द लेक। अब नदी भी जले, बस्ती भी जले, अब उस बच्चे के लिए कोई भी दुनिया में मकाम नहीं है कि वो वहाँ जाए। अब इस अमेरिकन वार ने वियतनामियों ने क्या किया। अब जनरल ग्याप उनके हीरो थे। कहते हैं कि नेपोलियन से ज़्यादा अच्छे सिपह सालार स्ट्रेटजिक मैन थे। 20वीं सदी के मायानाज स्ट्रेटजीज़ मैन कहलाते हैं। कहते हैं कि जनरल ग्याप ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ भी माहिराना लड़ा और चाइना पे भी उन्हें फ़ातह हासिल की, मगर बड़ी बदकिस्मती थी कि अमेरिका ने इस तरह उसे घेर लिया वियतनामी और जनरल ग्याप को कि वो बदकिस्मती से वहाँ हार गए। अब कहते हैं कि ये रीज़न क्या था कि वियतनाम वार इतनी बहुत बड़ी अमेरिका ने 19 साल तक बर्बरियत की। कहते हैं बढ़ती हुई कम्युनिज़्म इतनी आगे आ चुकी थी कि अमेरिकन को महसूस हुआ कि कम्युनिज़्म पूरे दुनिया पे छा जाएगी, इसलिए एशिया को उन्होंने सुर्ख़ कर दिया और वियतनाम को सुर्ख़ कर दिया। एक छोटा सा हवाला तारड़ साहब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि फ़्रांस और हनोई यानी वियतनाम का थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार में 1940 में फ़्रांस पर नाज़ी हुकूमत जर्मनी ने हमला किया और 10 मिनट के अंदर फ्रांसियों ने अपने सारे हथियार फेंक दिए नाज़ियों के आगे और वो फतेहयाब हो गया। मगर कहते हैं कि हनोई में जब अमेरिका ने कारपेट बम्बिंग की तो 19 साल तक वो लड़ते रहे और इतनी जाफशानी से लड़ते रहे कि अमेरिकन ख्वाब में भी डरते थे कि हम वियतनाम में घुसें। अब कहते हैं तारड़ साहब कि मैंने वहाँ सर्वे किया, एक हैरानकुन बात ये देखी कि पूरा शहर और मुल्क जला हुआ था, मगर मैं जब गया कहीं भी मुझे एक खंडर, एक निशान कहीं भी नहीं मिला। और कहते हैं कि मैंने वियतनामियों से कहा कि मुझे आपसे ये शिकायत है कि कोई भी आपने यादगार नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब बमबारी हो चुकी, जो जगहें सलामत बची थी, मगर
इस मुल्क में सब ने ऐलान किया कि अब पुरानी चीज़ को कहीं भी नहीं रखना, हमें नए सिरे से इस मुल्क को बसाना है और पूरा मुल्क दोबारा से आबाद किया गया। दूसरी अहम बात, तारड़ साहब कहते हैं कि मैं एक दानिश्वर से मिला और उसे कहा कि आप लोगों के ऊपर 19 साल तक बर्बरत रही और आपका इंच इंच भी कोई ऐसा नहीं बचा जहां गोली न चली हो, बॉम्बिंग न हुई हो। तो उसने कहा कि ये जंग हमारी माजी की जंग थी, ये जंग हमारे बड़ों ने लड़ी थी। अब उस वक्त अमेरिका हमारा दुश्मन था, अब अमेरिका हमारा दोस्त है। हम माजी की तलखियों को जी कर, अपने जहन में डालकर हम मुस्तकबिल को तबाह क्यों करें? हम अपनी आने वाली नस्लों को वो तासब की गोली क्यों पिलाएं कि वो इस आग में जीते रहें कि उनके ऊपर क्या जुल्म हुआ था। तारड़ साहब कहते हैं कि ये बात एक हैरान कुन थी कि मैं जब वियतनाम में गया हूँ तो उससे मैंने हरा भरा, सरसब और आबाद देखा है और दुनिया के साथ शाना बशाना चलते हुए देखा है। अब एक जुमला बड़ा ही दुखदायक है कि सेकंड वर्ल्ड वार में कहते हैं इतनी बमबारी और इतने बम नहीं फेंके गए थे जितने वियतनाम के ऊपर फेंके गए थे। अब दूसरी जंग अज़ीम का इतना बड़ा सानहा, मगर उससे ज़्यादा वियतनाम पर बमबारी। अब नतीजा क्या निकलता है? कहते हैं मुस्तज़न तारड़ साहब कि अगर ज़िंदगी में आपको किसी के साथ दुश्मनी करनी है तो आप वियतनाम की तरह डट के लड़ें, ना कि फ़्रांस की तरह एक ही लम्हे में आप हथियार फेंक दें। उसके बाद कहते हैं अगर आप डट कर लड़ते हैं तो अपने दुश्मन का भी एहतराम करें। उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल उन्होंने दी है कि जॉन मैकेन फ़ोर्स अमेरिकन फ़ोर्स के थे। जब लड़ाई हुई थी वो बॉम्बिंग करते हुए उसी लेक में, वियतनाम की लेक में गिर पड़े थे और जॉन मैकेन को गिरफ़्तार किया गया था। 5 साल तक वो वियतनाम की जेल में कैद रहे, कैंसर से लड़कर मर गए। मगर हैरत की बात कि उस वक्त जो बड़े बूढ़े उस जंग से इफ़ेक्टिव थे वो साइकिलों पर गए हैं, अमेरिकन एम्बेसी में गए हैं और अमेरिकन एम्बेसी में नोट लिखा है कि हम अच्छे और बहुत बहादुर दुश्मन से महरूम हो गए और हम जॉन मैकेन को सलूट पेश करते हैं। तो तारड़ साहब कहते हैं कि जब भी आप लड़ें तो दुश्मन के साथ डट कर लड़ें, ना कि फ़्रांस की तरह हथियार फेंक दें, और जिसको दुश्मन माने उसकी कदर भी करें। और तीसरा जो निचोड़ निकाला है, उन्होंने कहा है कि अगर ज़िंदगी में किसी के साथ आप इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर लड़ते हैं तो उसके बाद जब जंग ख़त्म हो जाए तो वो दिल से सारी कदूरतें और नफ़रतें मिटा दें, वरना आपका मुस्तकबिल आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आप एक अफ़ीम की गोली की तरह अपने ज़हन में वो दुश्मनी को पालते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।